फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड कि भाई एक इंडक्टर को जब अपन एक ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जब एक इंडक्टर को एक ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स जो है वो पहली बात तो वेरिएबल नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? वेरिएबल नेचर का। सही बात है सर, ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स जो है दैट इज ऑफ ए वेरिएबल नेचर। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब ये जो वेरिएबल नेचर है ये करता क्या है? ये एक वेरिएबल करंट लाता है सर्किट के अंदर, एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस लाता है, जिसके कारण हमारा इंडक्टर सेल्फ इंडक्टेंस करने लगता है। सेल्फ खुद ही के अंदर अपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होता देख खुद ही के अंदर एक ईएमएफ डेवलप करना शुरू कर देता है। सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं शायद अपन इस प्रॉपर्टी को। तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है सर, सीधी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाऊं और किरचॉफ लॉ की हेल्प से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो किरचॉफ लॉ कहता है एक लूप के अंदर जो टोटल पोटेंशियल है, एक लूप के अंदर जो टोटल पोटेंशियल है वो टोटल पोटेंशियल का सम हमेशा अलजेब्रिक सम सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का 0 के बराबर होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, यहां से हमने करंट की वैल्यू जब निकालने की कोशिश की तो करंट की वैल्यू निकल के आती है I इज इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी नेगेटिव में। जब हम माइनस कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं तो वो साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 के बराबर होती है। तो हमने नेक्स्ट लाइन में उसको रिप्लेस कर दिया, ऐसे साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आता है कि यार ये जो Vm बाय ओमेगा एल है हम इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे? Im से। किससे रिप्लेस कर दिया? Im से रिप्लेस कर दिया। तो वी हैव रिप्लेस्ड दिस Vm बाय Im। चलिए Vm बाय ओमेगा एल को अपन ने रिप्लेस किससे कर दिया? Im से कर दिया। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। चलिए बहुत आसान चीज है। Vm बाय ओमेगा एल लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, Vm बाय ओमेगा एल अगर मैं इसको कंपेयर करूं ओम्स लॉ से, Vm बाय ओमेगा एल अगर मैं इसको कंपेयर करूं ओम्स लॉ से तो मेरे को एक चीज पता चलती है दैट V पोटेंशियल है, I करंट है, बट ओमेगा एल जो है वो रेजिस्टेंस की जगह पे बैठा है। इसका मतलब ओमेगा एल जो है वो रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर रजिस्टर तो लगाया नहीं है हमने, यहाँ पर तो हमने रजिस्टर लगाया ही नहीं है। तो सर ये रेजिस्टेंस किसका हुआ? सर ये रेजिस्टेंस किसका हुआ? तो हम बोलेंगे सर ये रेजिस्टेंस किसका है? ये रेजिस्टेंस है इंडक्टर का। जब हम एक इंडक्टर को अल्टरनेटिंग पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जब हम एक इंडक्टर को अल्टरनेटिंग पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो जब हमने उसको इंडक्टर को अल्टरनेटिंग पावर सोर्स से कनेक्ट किया तो हमने ये देखा कि भाई हमारे सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है और जो रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर डेवलप हो रहा है वो रेजिस्टेंस है इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो रेजिस्टेंस हमारे सर्किट के अंदर आ रहा है इंडक्टर के कारण, किसके कारण? इंडक्टर के कारण। तो दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। कोई पूछो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस? आवर आंसर विल बी सर, whenever inductor is connected to alternating power source it acts like a resistor and the resistance is equal to inductive reactance. What is the formula for it? So our answer will be sir, formula inductive reactance का होगा XL and which is equal to omega L. What is omega? Omega is 2 pi f and multiplied by inductance, so 2 pi f into L. I hope you guys are getting it. I hope you guys are getting it. बताइए सभी लोग, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? सब बहुत बढ़िया। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात हो गई। अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों की इक्वेशंस को लिखता हूं। मैं पोटेंशियल की इक्वेशन को भी लिखूंगा, मैं करंट की इक्वेशन को भी लिखूंगा। दोनों इक्वेशंस को लिख के आई विल कंपेयर दीस टू इक्वेशंस साइड बाय साइड। ठीक है, कैसे? आइए ध्यान से देखिए। तो मैंने सबसे पहले पोटेंशियल की इक्वेशन लिखी V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t एंड सेकेंडली मैंने इक्वेशन लिखी I इज इक्वल टू Im माइनस में cos ओमेगा t। जब इसको अपन रिप्लेस कर देते थे, अपन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते थे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास आंसर निकल के आता था Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था ना, तो ये इक्वेशन मेरे पास निकल के आ गई थी। क्या निकल के आएगी? Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। अब आप दोनों को देखो, साइन का ग्राफ, यहाँ पे भी साइन का ग्राफ, पोटेंशियल में भी साइन का ग्राफ दिख रहा है, करंट में भी साइन का ग्राफ दिख रहा है।
लेकिन हमें पोटेंशियल के ग्राफ से जो भी फेज दिखा उससे पाई बाय 2 पीछे, जो भी फेज दिखा, देखो यहाँ पे फेज कितना है ओमेगा टी, उससे पाई बाय 2 पीछे मुझे कौन दिख रहा है, करंट का ग्राफ दिख रहा है। तो जब मैं दोनों के ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना, ये लॉजिक आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे अब अपन फेजर डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो देखिए ये मैंने बनाया कुछ इस तरीके से ग्राफ। हम जानते हैं कि ये लो, पहले मैं कुछ डॉटेड लाइंस बनाता हूं ताकि बनाने में, ग्राफ बनाने में आसानी हो। समझेंगे, देखेंगे ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में फेजर डायग्राम्स डायरेक्टली पूछे जाते थे। एग्जाम में फेजर डायग्राम्स जो है वो डायरेक्टली पूछे जाते थे। इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर है तो मैं बता रहा हूँ, इस बार तो आपको 100% फेजर डायग्राम पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 200% ये बात है। ठीक है, सोचना भी मत कि सर आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा। अब देखो पोटेंशियल का ग्राफ बनाता हूँ सबसे पहले। तो पोटेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरीके से, इस तरीके से मेरे पास पोटेंशियल का ग्राफ था। अब पोटेंशियल एक साइन थीटा कर्व को फॉलो करता है, एक साइनोसॉइडल कर्व को फॉलो करता है। करंट भी एक साइनोसॉइडल कर्व को फॉलो कर रहा है, लेकिन करंट में साइनोसॉइडल कर्व में एक नेगेटिव फेज डिफरेंस है पाई बाय 2 का। दैट मींस अगर मैं साइन के ग्राफ को पाई बाय 2 पीछे कर दूं तो जहां से ग्राफ आता है वहां से करंट का ग्राफ शुरू होगा। तो देखिए मैं अगर करंट का ग्राफ यहां पर बनाने की कोशिश करूं तो करंट का ग्राफ बनेगा पाई बाय 2 फेज डिफरेंस से पीछे, लाइक दिस। एंड दिस विल बी द ग्राफ ऑफ करंट। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि करंट का ग्राफ कैसे बन रहा है, पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को देखना। ब्लू कलर से मैंने जो ग्राफ दिखाया है दैट इज फॉर करंट, एंड रेड कलर से मैंने जो ग्राफ दिखाया है दैट इज फॉर वोल्टेज। सो करंट एंड वोल्टेज दोनों से जो ग्राफ बन रहा है हमारे पास, अपन ने उसको दिखाया। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अब इसका बनाएंगे अपन फेजर डायग्राम। तो मैंने जस्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और ग्राफ बनाया। मैं किसी भी टी टाइम पे जाता हूं, यहां पर मैं दो इस तरीके से डॉटेड लाइन खींचता हूं, मेरे को दो वैल्यूज मिल जाती हैं। एक मुझे पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है, एक मुझे करंट की वैल्यू मिलती है। मैंने दोनों को दो डॉट्स से दिखाया। मैं इन दोनों डॉट्स को एक्सटेंड करता हूं। ये लो, मैंने इन दोनों डॉट्स को क्या किया, एक्सटेंड किया। ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर, ऐसे इस तरीके से दोनों डॉट्स को एक्सटेंड कर दिया। जब मैं पोटेंशियल का ग्राफ बना रहा हूं तो पोटेंशियल का फेजर बनेगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। दिस इज द पोटेंशियल फेजर, कितने डिग्री एंगल पे, ओमेगा टी। एंड ऐसे ही मेरे पास क्या बनेगा, करंट फेजर। तो ये लो करंट फेजर आई, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, तो पाई बाय 2 का है, 90 का है। इस तरीके से फेजर डायग्राम बनता है किस किस के बीच में, पोटेंशियल और करंट के बीच में। फॉर फॉर पोटेंशियल और करंट के बीच में इस तरीके से फेजर डायग्राम बन जाता है। किसके लिए, फॉर एन इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, अब एग्जाम में देखो कैसा सवाल आ सकता है। आपको चार ऑप्शन दे दिए, आपसे पूछ लिया कि कौन सा ग्राफ जो है वो फेजर डायग्राम है किसका, इंडक्टिव सर्किट का। तो आपको चेक क्या करोगे, चेक करोगे कि किसमें करंट पाई बाय 2 से पीछे है। आप ये चेक करोगे कि किसमें करंट पाई बाय 2 से पीछे है। आपने अगर ये चेक कर लिया तो आपको पता चल गया, हाँ सर अगर पाई बाय 2 से करंट पीछे दिखेगा तो हम बोल देंगे कि दैट इज द ग्राफ ऑफ इंडक्टर। मजे की बात ये, पाई बाय 2 फेज डिफरेंस एक और जगह हमें देखने वाला है, और वो है कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर में हम पाई बाय 2 फेज डिफरेंस से आगे होते हैं, इंडक्टर में पाई बाय 2 फेज डिफरेंस से पीछे होते हैं, और रजिस्टर के अंदर हमारे पास जीरो फेज डिफरेंस होता है। एंड दीज आर थ्री मेजर फेजर डायग्राम्स। दो अपन पढ़ चुके हैं, दूसरा यहाँ पर देखा है, अब कैपेसिटर देखेंगे कल की क्लास में, तो तीसरा वहां पर आता है। बताइए सभी लोग, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं, यस और नो, हैंड रेज करके बताओ। बहुत बेहतरीन।
बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। तो हमें ये बात पता चल गई करंट की, पोटेंशियल की, एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत आराम से पढ़ने कर लिए। अब मैं देखूंगा यहाँ पर पावर डिसिपेशन कितना आता है। मैं यहाँ देखना चाहता हूँ व्हाट इज द पावर डिसिपेशन इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम नाउ। सो फॉर पावर डिसिपेशन द फॉर्मूला विल बी, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल चेक। यहाँ पर लिखा पावर डिसिपेशन, सो वी विल राइट P इज इक्वल टू V इंटू I। अरे पावर क्या होता है, फॉर्मूला पोटेंशियल इंटू करंट ही तो होता है, तो हमने लगा दिया ये फॉर्मूला। अब पोटेंशियल की जगह पे क्या लिखेंगे, Vm, यहाँ लिखेंगे साइन ओमेगा टी। करंट की जगह क्या लिखेंगे, माइनस Im कॉस ओमेगा टी। मल्टीप्लाई करो तो ये बना Vm अलग, Im अलग, माइनस में अलग। मल्टीप्लाइड में अंदर क्या कर दिया मैंने, तो अंदर मैंने कर दिया है साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, डिवाइड कर दिया 2 से, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। So the identity becomes, and the formula will be like this, minus Vm into Im by 2 multiplied by 2 sin theta cos theta will become sin 2 theta, so sin 2 omega t। ये मेरे पास यहाँ से आंसर आ जाता है। ये तो फॉर्मूला हो गया पावर का। इंस्टेंटेनियस पावर कभी भी निकालेंगे तो टाइम की जगह पे अपन वैल्यू पुट करो और पावर निकाल लो। टाइम की जगह पे वैल्यू पुट करो और पावर निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। चलिए बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत आसान है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो पावर विल बी इक्वल टू माइनस Vm into Im by 2 sin 2 ओमेगा टी। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अगला मेरा सवाल यहां पर आता है कि सर अगर मुझे एवरेज पावर निकालनी है, पूरे साइकिल की पावर निकालनी है, एवरेज पावर निकालनी है, तो एवरेज पावर निकालने के लिए मुझे साइन फंक्शन का एवरेज लेना पड़ेगा 0 से 2 पाई के लिए। और पहली बता रहा हूं, ग्राफ देख के अपन को क्लियर हो जाती है कि अगर मैं साइन फंक्शन का एवरेज लूं 0 से 2 पाई के लिए, तो 2 पाई तक का ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें जितनी पॉजिटिव वैल्यूज दिखती हैं उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज दिखती हैं। एंड जो एवरेज हो जाता है 0 से 2 पाई इंटरवल के लिए, तो साइन थीटा का एवरेज फॉर 0 to 2 पाई इंटरवल इज 0। दैट मींस फॉर ए कंप्लीट साइकिल। अरे बेटा ये क्या बात हो गई सर, कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज जो है साइन थीटा का वो 0 है। इसका मतलब जब अपन एवरेज निकालेंगे इसमें, तो एवरेज पावर डिसिपेशन फॉर ए कंप्लीट साइकिल विल बी इक्वल टू माइनस Vm into Im by 2। भाई ये तो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं तो ये ऐसी ही रह जाएंगी। एवरेज किसका निकाला जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी का, और ये हम जानते हैं कितना होता है 0। सो एवरेज पावर फॉर ए कंप्लीट साइकिल कम्स आउट टू बी 0। एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर कितनी निकल के आई, तो बेटा 0 निकल के आई। सर 0 क्यों निकल के आ रही है, ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा है कि पावर डिसिपेशन है ही नहीं, पावर डिसिपेशन 0 है, कोई पावर लॉस ही नहीं है। भाई जितनी एनर्जी आई सोर्स को तो वापस दे दी, इसका मतलब ऐसा है, हाँ बिल्कुल ऐसा है। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर करेगा एनर्जी लेगा सोर्स से, एनर्जी से लेके खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर वो थोड़ी देर बाद वही एनर्जी जिस जो उसके अंदर स्टोर हो चुकी है, अब वो वापस सोर्स को देगा कि ले ले भाई मेरा काम हो गया। फिर ये प्रोसेस वापस करेगा, वो सोर्स से वापस एनर्जी लेगा, मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होने के बाद डीमैग्नेटाइज होगा, सोर्स को एनर्जी दे देगा, बोलेगा मेरा काम हो गया। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है अल्टरनेटिंग पावर सोर्स में, इसीलिए नेट पावर डिसिपेशन 0 आता है। नेट पावर डिसिपेशन को 0 मानने का तरीका ही यही है, नेट 0 मानने का रीजन ही यही है। क्यों, क्योंकि जितनी पावर एब्सॉर्ब की गई उतनी पावर वापस दे दी गई।
और अब अपन इसको फिजिकली चेक करेंगे कि क्या हो क्या रहा है ऐसा सर्किट के अंदर जिसके कारण ऐसा अपन को देखने को मिल रहा है। उससे पहले मुझे फटाफट बताइए ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेट पावर डिसिपेशन, एवरेज पावर डिसिपेशन कितना है? 0 है कि नहीं? एग्जाम में सवाल कैसा आएगा? एग्जाम में सवाल आएगा कि फॉर ए कंप्लीट साइकिल द एवरेज पावर डिसिपेशन फॉर ए रेजिस्टिव सर्किट इज व्हाट? तो जनता ये नहीं सोचती कि सर रेजिस्टिव लिखा है इंडक्टिव लिखा है सर 28। जनता सोचती है कि अच्छा सर एवरेज पावर हमें तो याद है 0 होता है, लेकिन वो 0 किसके लिए है? इंडक्टर के लिए। अगर रजिस्टर होगा तो Vm into Im/2 होगा। ठीक है, तो चेक करना है, क्वेश्चन के अंदर देखना है, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप उन 4 ऑप्शन में से फटाफट ट्रिक नहीं करेंगे, आपको चेक करना है। आपको ये देखना है कि हाँ सर इंडक्टिव सर्किट है, दैट मींस नेट पावर डिसिपेशन 0 आएगी। ठीक है, अगर रेजिस्टिव है तो नेट पावर डिसिपेशन डीसी की आधी आएगी। ठीक है, ये सारी बात अपन को याद रखनी है। चलिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। लेट अस चेक कि फिजिकली इसको क्यों ऐसा देखा गया। तो यहाँ पर पहले मैं इस ग्राफ को कॉपी कर लेता हूं क्योंकि ये ग्राफ जो है ये बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देगा। ये मैं ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने वापस से जो ग्राफ मेरे पास था उस ग्राफ को उठाया, मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये मेरे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी करंट। सो ये ब्लू ग्राफ जो है करंट का होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 क्वार्टर्स उठा लेता हूँ, कोई भी 4 कंटिन्यूएशन में जो क्वार्टर साइकिल्स हैं उठा लेता हूँ। ठीक है, तो ये उठा लिए। ये मेरा फर्स्ट क्वार्टर साइकिल, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। और हम जानते हैं 4 क्वार्टर्स के अंदर एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल हो चुका होता है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एक कंप्लीट साइकिल में ऐसा क्या प्रोसेस चल रहा है जो कि इस सर्किट के अंदर नेट पावर डिसिपेशन 0 देता है। अब ध्यान से देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक इंडक्टर बनाऊंगा और ये अल्टरनेटिंग पावर सोर्स से कनेक्ट करूंगा। फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में देखो पोटेंशियल की वैल्यू भी पॉजिटिव दिख रही है, करंट की वैल्यू भी पॉजिटिव दिख रही है। इफ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आल्सो पॉजिटिव, करंट आल्सो पॉजिटिव, सो द पावर इज आल्सो पॉजिटिव। If the power is positive, that means the energy is absorbed from the source. Source से एनर्जी को लिया जा रहा है, सोर्स से एनर्जी को लिया जाएगा तो खुद मैग्नेटाइज होगा। That means this core will get magnetized up to a maximum value. ये कोर क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा up to मैक्सिमम वैल्यू। और जो एनर्जी है वो कहां से ली जा रही है? सोर्स से ली जा रही है। किसको लिए जा रही है? इंडक्टर को। So this is the system which is happening in the first quarter cycle. Now the system which is happening in the second quarter cycle, let us talk about that. First में तो ये आ गया, second quarter cycle की बात करते हैं। So the system which is happening in the second quarter cycle, you see that the current is positive but the potential is negative. You see that the current is positive but the potential is negative. So वापस से मैंने बनाया ये इंडक्टर, ये बनाया मैंने वापस से इंडक्टर। If the potential, see, current is positive but the potential is negative, so the net power dissipation comes out to be negative. If the net power dissipation is negative, that means whatever energy is stored in the inductor, now it is given back. जो भी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर्ड होती है वो वापस दे दी जाती है, वापस दे दी जाती है। तो मैं यहाँ पर ये लो ऐसे, ये लो ऐसे, मतलब पहले साइकिल, पहले क्वार्टर साइकिल में क्या हुआ, ये सर पहले क्वार्टर साइकिल में क्या हुआ, इससे कोर मैग्नेटाइज हुआ, कोर ने अपने अंदर एनर्जी को स्टोर किया। सेकंड क्वार्टर साइकिल में पावर नेगेटिव होने के कारण अब वही जो स्टोर्ड एनर्जी थी वापस सोर्स को दे दी जाती है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। चलिए बिल्कुल सही बात है। थर्ड क्वार्टर साइकिल की बात अगर करें, ध्यान से देखो, थर्ड क्वार्टर साइकिल की अगर मैं बात करूं तो इन द थर्ड क्वार्टर साइकिल व्हाट इज हैपनिंग, ये देखिए पोटेंशियल और करंट दोनों ही नेगेटिव हो गए। नेगेटिव होने के कारण पावर अभी भी क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। पावर अभी भी पॉजिटिव आएगी, बट
डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अब पोलैरिटी अगर रिवर्स हो गई तो जो मैग्नेटाइजेशन होगा ना बेटा, वो मैग्नेटाइजेशन उल्टी डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस। So whatever magnetization is being done in the system is happening in the opposite direction or in the opposite polarity. So whatever energy is absorbed, it is absorbed but in the opposite direction, in such a way that the polarity of magnetization is opposite. In the second quarter cycle, the energy was returned. The third quarter cycle, the energy is again absorbed, and now in the fourth quarter cycle, you can see that the potential is positive, current is negative. Again, the power will be negative. Again, the power will be negative, and if the power is negative, then whatever energy was stored now will be given back to the source, and the net power dissipation over a complete cycle becomes zero. And this is the basic funda behind inductor having a power of zero in the circuit. ये बेसिक फंडा है बेटा। नेट पावर डिसिपेशन जीरो क्यों आती है? जितनी एनर्जी ये लेता है उतनी अगली साइकिल में दे देता है, फिर जितनी एनर्जी लेता है उतनी अगली साइकिल में दे देता है, फिर एनर्जी लेगा अगली साइकिल में दे देगा। सोर्स से एक बार एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एक बार सोर्स को एनर्जी दे देता है। बताइए सबको ये बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। आपसे एग्जामिनेशन के अंदर फिजिकल सिग्निफिकेंस में पूछता है कि बताओ व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस बिहाइंड द नेट पावर जीरो। आप निकाल सकते हैं। आपसे ये डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है कि अच्छा चलो ये बताओ पावर डिसिपेशन को जीरो प्रूव करके बताओ। लेकिन ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आपसे पूछ लिया जाएगा इंडक्टर की नेट पावर डिसिपेशन ओवर ए कंप्लीट साइकिल कितनी होती है। चार ऑप्शन आपको दे दिए, उसमें जीरो आपको टिक करना होगा। ठीक है, हो सकता है आपसे ना चौथा है कोई भी एक ऐसा डायग्राम आपको बना दिया जाए और डायग्राम बना के आपसे पूछ लिया जाए कि एक सेकंड बेटा वेट करेंगे सभी। चलिए, तो ये हमारे पास सिस्टम बनता है। अल्टरनेटिंग पावर सोर्स के अंदर नेट पावर डिसिपेशन जीरो क्यों रहता है? ठीक है, नेट पावर डिसिपेशन जो है अल्टरनेटिंग पावर सोर्स में जीरो क्यों है, हम इसकी बात अपन कर चुके थे। ठीक है, बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हमसे कभी कभार क्वेश्चंस के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि आप बताइए करंट कितना होगा अल्टरनेटिंग पावर सोर्स की वजह से इंडक्टिव सर्किट के अंदर। तो उसका एक सवाल मैं आपके सामने भेजना चाहता हूं, और ये सवाल आई थिंक आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर एक ना एक न्यूमेरिकल में जरूर देखने को मिल सकता है। छोटा सवाल है, अच्छा सवाल है। लेट अस। सो द क्वेश्चन इज, हालांकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आप ध्यान से देखिए। एन इंडक्टर of 44 millihenry is connected to AC source of 220 volts 50 hertz, is connected to 220 volts 50 hertz. Calculate the root mean square value of current. Secondly, calculate the root mean square value of potential and their peak values also. Peak value of current और peak value of potential भी अपन को निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं करंट निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है जो कि बचपन में बच्चा जानता है। क्या नाम से? ओम्स लॉ। किस नाम से? ओम्स लॉ के नाम से। ठीक है, ओम्स लॉ में कहता है V इज इक्वल टू, क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR। अब अगर मैं V की जगह V RMS यूज करूंगा तो RMS वैल्यू ऑफ करंट निकलेगा, और अगर V पीक यूज करूंगा तो पीक वैल्यू ऑफ करंट निकलेगा।
ठीक है। अगर मैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट यूज करूंगा तो आरएमएस निकलेगा, और पीक वैल्यू यूज करूंगा तो पीक निकलेगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं। मुझे दिख रहा है 220 वोल्ट, ठीक है सर 220 वोल्ट, कुछ भी नहीं बता रखा क्वेश्चन में। आपने कहा था 220 वोल्ट, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये हमेशा वीआरएमएस के बराबर होता है। तो ये तो किसके बराबर आ गया, वीआरएमएस के बराबर आ गया सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोल रहे हो सर आईआरएमएस निकालना है, मैं कह रहा हूं हाँ निकालना है, तो आप कहते हो सर ठीक है आईआरएमएस निकाल देंगे, ओम्स लॉ में पुट कर देंगे वैल्यूज को। आप तो मैं बता दो रेजिस्टेंस कितना है, और रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टिव सर्किट एक्सेल से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। अब ओमेगा तो पता नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पता है 2 पाई एफ, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एल से। सो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू एल विच इज 44 मिली हेनरी है, तो 10⁻³ यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस निकल आएगा, उठा के यहां पुट करेंगे, आईआरएमएस वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि करना क्या है। क्यों हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस की पहले बात की, और क्यों उस इंडक्टिव रिएक्टेंस को अब यहां पर अप्लाई किया जा रहा है, इस चीज का ध्यान सबको रखना है। बताइए ये बात सबको क्लियर है कि नहीं, फास्ट।